चांद पर लैंड करने से 14 महीने पहले जिस मून लैंडर को चांद पर जाना था, उसको नील आर्मस्ट्रॉन्ग अर्थ पर ही लैंड करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। पर यह एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हुआ क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस प्रोटोटाइप को लैंड कराने में नाकाम हो गए। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि आखिरी 2 सेकंड्स में उन्होंने खुद को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। लेकिन उसके बाद जब अपोलो 11 मून लैंडर ने चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर लिया, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट लोगों का कहना था कि जब मून लैंडर इनसे जमीन पर ही कंट्रोल नहीं हुआ तो इसने चांद पर कैसे लैंड कर लिया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पे कदम रखे 54 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोगों का मानना है कि ये सब नासा और अमेरिका का रचाया हुआ एक ढोंग था। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की बातें सुनी जाएं तो इनमें काफी दम भी होता है। ये काफी लॉजिकल बातें करते हैं जिनको सुनकर एक आम इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई कहीं अमेरिका ने हमसे झूठ तो नहीं बोला था। क्या ये मून लैंडिंग्स किसी वीरान रेगिस्तान में तो शूट नहीं की गई थी। अब ये कोई इत्तेफाक है या फिर साजिश, पर ये थ्योरीज हर कुछ अरसे के बाद दोबारा से जिंदा होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हैं। जैसा कि 2002 में मून लैंडिंग्स को फेक समझने वाले बार्ट सिबरल नामी एक शख्स ने जब अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट एडविन बज एल्ड्रिन से मीडिया के सामने कुछ उल्टे सीधे सवालात पूछे, तो एल्ड्रिन को गुस्सा आ गया और उन्होंने बार्ट सिबरल के मुंह पे पंच दे मारा। ये वो पॉइंट था जब मून लैंडिंग्स के खिलाफ थ्योरीज एक बार फिर से गर्दिश करने लगी। लोगों का कहना था कि चांद पर दूसरा कदम रखने वाले बज एल्ड्रिन को शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का सच कड़वा लगा था, तभी उनको गुस्सा आ गया। पर असल में हकीकत क्या है? क्या नासा की मून लैंडिंग सच्ची थी या ये वाकई में दुनिया की नजर में सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने का कोई सीक्रेट प्लान था? कोल्ड वॉर के दौरान स्पेस रेस की शुरुआत में सोवियत यूनियन ही था जिसने स्पेस में पहली सैटेलाइट भेजी थी। ना सिर्फ इतना बल्कि चांद को टच करने वाला पहला अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट नासा के अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले सोवियत यूनियन ने ही भेजा था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सोवियत यूनियन चांद पर एक बार भी इंसानों को नहीं भेज पाया, जबकि नासा ये काम 6 मर्तबा कर चुका है। आइए एक एक करके इन थ्योरीज को क्रैक करते हैं और सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज जो लोगों के जहन में शक पैदा करती है वो है ये कैमरा जिससे चांद पर फोटोग्राफ्स खींची गई थी। मार्कस एलन एक फोटोग्राफर हैं जो इस कैमरा की काफी जानकारी रखते हैं। उनका कहना है कि जब मैं चांद पर खींची जाने वाली फोटोग्राफ्स देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कैमरा एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कैसे चलाया होगा, और वो भी एक स्पेस सूट के अंदर से। स्पेस सूट कोई आम सूट नहीं होता, बल्कि ये फुली प्रेशराइज्ड होता है। यानी आसान अल्फाज में इनके अंदर हवा भरी होती है जिससे हाथों और उंगलियों की प्रिसाइज मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट रैल्फ रेनी ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉट के ग्लव्स पहनकर हाथ को एक कंटेनर के अंदर डाला। पहले तो वो अपने हाथ और उंगलियों को फ्रीली मूव कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कंटेनर में से कंप्रेसर की मदद से सारी हवा बाहर निकाल दी तो ग्लव्स अकड़ गए। इस वैक्यूम चैम्बर में हाथ को मूव करना अब काफी मुश्किल हो चुका था। उनका कहना था कि इस कंडीशन में किसी कैमरा के ट्रिगर को दबाना या फोकस सेट करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वाकई ऐसा है तो चांद पर खींची जाने वाली ये यादगार तस्वीर इतनी शार्प और परफेक्ट कैसे हैं? एरोस्पेस इंजीनियर जे विंडली का कहना है कि चांद पर जिस कैमरा से एस्ट्रोनॉट्स ने फोटो खींची थी वो हैसलब्लैड 500 EL कैमरा था, जिसको खास तौर पे लूनर मिशंस के लिए मॉडिफाई किया गया था। ये एस्ट्रोनॉट्स के सूट के साथ स्लाइड करके अटैच हो जाता था, जिससे कैमरा को हाथों से पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा इस कैमरा में शटर का बटन भी काफी बड़ा रखा गया था ताकि वो एस्ट्रोनॉट्स के ग्लव से आसानी से दबाया जा सके, और फोकस रिंग को भी ऐसे मॉडिफाई किया गया था ताकि वो अकड़े हुए ग्लव से भी रोटेट किया जा सके।
क्योंकि स्पेस सूट के हेलमेट में से वो ज्यादा राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे नहीं देख सकेंगे। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स ने पहले अर्थ पर ही इस चीज की अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी ताकि चांद पर वो बेहतरीन फोटोज कैप्चर कर सकें। इन बेहतरीन फोटोज में भी कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट ने एक गलती पकड़ ली, लूनर शैडोज। अमेरिकन रॉकेट डायन कंपनी के एक फॉर्मर हेड का मानना है कि तस्वीरों में दिखने वाले शैडोज इस बात का सबूत है कि हम कभी चांद पर गए ही नहीं थे। उनका कहना था कि चांद पर खींची जाने वाली कई फोटोज में जो शैडोज नजर आ रहे हैं वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। जिस वक्त अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर मौजूद थे उस वक्त लाइट का सोर्स सिर्फ सूरज था, तो यहाँ पड़ने वाले शैडोज को भी एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए था। इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि ये फोटोज किसी स्टूडियो में आर्टिफिशियल लाइट सोर्स लगाकर खींची गई थी, क्योंकि लाइट जितना करीब होगी उतने ज्यादा शैडोज एक दूसरे से दूर होंगे। जैसा कि इस फोटो में अगर आप देखें तो लैंडर के लैंडिंग गियर का शैडो एक तरफ जा रहा है लेकिन एस्ट्रोनॉट का शैडो दूसरी तरफ। अब सुनने में तो लग रहा होगा कि शायद वाकई ये शैडोज आर्टिफिशियल लाइट सोर्स की वजह से बन रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जमीन पर भी अक्सर ऐसा होता है कि शैडोज एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते। शैडोज का पैरेलल होने के लिए जरूरी है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे के साथ पैरेलल खड़े हों। इसके अलावा अगर फोटो वाइड एंगल में खींची जाएगी तो उस सूरत में भी शैडोज पैरेलल नजर नहीं आएंगे, या फिर अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तब भी शैडोज पैरेलल नहीं होंगे। एक और थ्योरी जो अक्सर कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट देते हैं वो है इस फोटो के बारे में। इसमें एस्ट्रोनॉट एल्ड्रिन लूनर लैंडर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं और लैंडर की साइड पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी एल्ड्रिन अच्छी तरह रोशन दिख रहे हैं। तो क्या वजह है कि लैंडर का शैडो तो पूरी तरह ब्लैक है जबकि एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर लाइट पड़ रही है। कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट मार्कस एलन का कहना है कि ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर इन पर कोई दूसरी सॉफ्ट लाइट पड़ रही हो। बेशक चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सूरज की रोशनी फैल नहीं पाती, लेकिन ये रोशनी जब चांद के सरफेस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करती है, जैसे फुल मून की रात हमारा अर्थ रोशन होता है। ऐसे ही इस फोटो में एस्ट्रोनॉट एल्ड्रिन पर पड़ने वाली बैक लाइट है जो चांद के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइटनिंग को लेकर ही बात की जाए तो अमेरिकन फ्लैग से पार होने वाली लाइट को भी शक की नजरों से देखा जाता है। कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि अगर अमेरिकन फ्लैग की एक साइड पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उसकी दूसरी साइड भी परफेक्टली रोशन कैसे है। असल में चांद पर जो अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था वो नायलॉन का बना था और ये इस मटेरियल की खासियत है कि वो लाइट को आसानी से पार होने देता है। पर अगर चांद पर हवा ही नहीं है तो अमेरिकन फ्लैग को लगाते वक्त ये लहरा क्यों रहा था। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट बज अल्ड्रिन का कहना है कि झंडे को चांद की जमीन में लगाने की प्रैक्टिस हमने पहले से नहीं की थी और जिस रॉड पर फ्लैग को लगाया गया था उसको हमें जमीन में गाड़ने के लिए ट्विस्ट करके नीचे की तरफ जोर लगाना था। क्योंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था और तभी झंडा जरूरत से ज्यादा हिल रहा था, जिससे देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे इसको हवा लहरा रही है। और दूसरी बात ये थी कि फ्लैग को पहले से ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके साइड पर तो अल्युमिनियम रॉड थी ही, लेकिन इसके ऊपर वाले हिस्से पर भी एक रॉड लगाई गई थी ताकि फ्लैग चांद पर मुरझा ना जाए। कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट और फेमस ऑथर रैल्फ रेनी ने मून लैंडिंग के बारे में एक ऐसा सवाल उठाया जिसको एक्सप्लेन करना अर्थ के एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं है। उनका कहना है कि जब एक ब्लोअर को मिट्टी या बेशक छोटे पत्थरों पर भी मारा जाए तो हवा का प्रेशर मिट्टी और पत्थरों को हिलाकर एक छोटा गड्ढा बना देता है। ये ब्लोअर तो यकीनन मून लैंडर के थ्रस्टर से काफी कम ताकत रखता है, तो क्या वजह है कि इसने तो ढेर सारी मिट्टी और पत्थर हटा दिए लेकिन अपोलो 11 लैंडर के नीचे जरा सा भी गड्ढा नहीं बना। जबकि होना तो ये चाहिए था कि लैंडिंग के वक्त चांद की जमीन से उड़ने वाली मिट्टी इन लैंडिंग गियर्स को पूरी तरह ढक देती, लेकिन इस पर तो थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं है। इस पर फिजिसिस्ट का कहना है कि लैंडिंग से चंद फीट पहले लैंडर की रॉकेट मोटर्स को बंद कर दिया गया था।
और जिस वक्त वो चांद की जमीन से टच हुआ तो 75% थ्रस्ट ऑलरेडी कम हो चुका था। इसी वजह से इसने कोई क्रेटर तो नहीं बनाया, पर अगर तस्वीरों में गौर से देखा जाए तो इस थ्रस्ट ने थोड़ी बहुत मिट्टी जरूर हटाई है जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बिखरी हुई नजर आती है, पर इतनी नहीं कि वो लैंडिंग गियर को कवर कर सके। मान लें कि अगर 25% थ्रस्ट भी रह गया था तो ये बनता है 1250 kg। इतना ज्यादा थ्रस्ट अगर अर्थ पर पड़ता तो जरूर वो अच्छा खासा गड्ढा बना देता, पर इसने चांद पर ऐसा क्यों नहीं किया ये अभी तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। एक और बड़ा सवाल है जो अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पूछते हैं कि चांद पर खींची जाने वाली फोटोज में आसमान बिल्कुल काला नजर आ रहा है जैसे अर्थ पर रात के वक्त नजर आता है, लेकिन क्यों इसमें स्टार्स नजर नहीं आ रहे। कैमरा का लेंस भी इंसान की आंखों की तरह काम करता है। हम जब बिल्कुल अंधेरे में देखते हैं तो आंखों के तारे बड़े हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर हो सके। इसी तरह आंखों के तारे छोटे हो जाते हैं जब हम रोशनी में देखते हैं। अगर कभी आपको मौका मिला हो तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टार गेजिंग के वक्त आसपास बिल्कुल अंधेरा रखा जाता है ताकि हमारी आंखों के तारे बड़े हो जाएं और स्टार्स की हल्की सी भी रोशनी आंखों तक पहुंच सके। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में कोई लाइट ऑन कर दे तो स्टार्स नजर आना बंद हो जाते हैं। इसी तरह अपोलो 11 मिशन में भी चांद पर जब फोटोज कैप्चर की गई थी तब चांद का पूरा सरफेस सूरज की रोशनी से चमक रहा था, जिसकी वजह से कैमरा के लेंस ने स्टार्स को कैप्चर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर काफी सारी लाइट जा रही थी जो स्टार्स की लाइट से काफी ज्यादा थी। उस वक्त चांद पर सूरज की रोशनी पड़ने के बावजूद भी आसमान काला इस वजह से था क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को फैला देता है जिसकी वजह से दिन के वक्त हमें आसमान ब्लू कलर का नजर आता है, पर असल में इस एटमॉस्फेयर के पीछे आसमान काला ही होता है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने वाकई इंसानों को चांद पर भेजा भी था या नहीं? या अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।